जी नमस्कार, राम राम सा। आज आपनो टॉपिक हो फसलों का वर्गीकरण में। एग्रीकल्चर में एग्रोनॉमी चल रही है आपने, और फसलों को वर्गीकरण में एक तो गयो जीवन चक्र के आधार पर वर्गीकरण। और आज आप बात करा ऋतुओं के आधार पर वर्गीकरण के। ऋतुओं के आधार पर वर्गीकरण का ये है फसलों का वर्गीकरण चल रहा था हमारे। फसलों का वर्गीकरण क्या चल रहा था? फसलों का वर्गीकरण चल रहा था, जिसमें एक नंबर तो हो गया था जीवन चक्र के आधार पर वर्गीकरण। आधार पर वर्गीकरण। और आज हम बात करेंगे ऋतुओं के आधार पर वर्गीकरण। किसके आधार पर वर्गीकरण? ऋतुओं के आधार पर वर्गीकरण के बारे में आज हम बात करेंगे कि ऋतुओं के आधार पर वर्गीकरण कितने प्रकार का होता है। ऋतुओं के आधार पर वर्गीकरण होता है, ऋतुओं के आधार पर 3 प्रकार से हम वर्गीकरण करते हैं। कौन से? एक नंबर है खरीफ की फसल, खरीफ की फसल। 2 नंबर है रबी की फसल। कौन सी है? रबी की फसल। और 3 नंबर है जायद की फसल। किसकी? जायद, जायद की फसलें। ये 3 प्रकार से हम ऋतुओं के आधार पर वर्गीकरण करते हैं फसलों का। खरीफ की फसल, खरीफ की फसल किस प्रकार की होती है? खरीफ की फसल होती है वह शुष्क वातावरण की आवश्यकता होती है। खरीफ की फसल में कौन से वातावरण की आवश्यकता होती है? शुष्क वातावरण की, शुष्क वातावरण की आवश्यकता। सूखा या सूखा लिख दो, जो बारिश के समय होती है। शुष्क वातावरण की आवश्यकता होती है। और इसमें तापमान, तापमान क्या क्या होता है इसका? न्यूनतम और अधिकतम और अनुकूलतम। न्यूनतम कितना होता है, अधिकतम कितना होता है और अनुकूलतम कितना होता है? तो न्यूनतम तापमान में इसके लिए कम से कम 15 डिग्री सेंटीग्रेड से 19 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है, न्यूनतम कम से कम। अधिकतम में कितने की होती है? अधिकतम में होती है 37 डिग्री सेंटीग्रेड से, 37 डिग्री से होती है 45 डिग्री। कितनी? 45 डिग्री अधिकतम तापमान। अनुकूलतम तापमान होता है वो होता है 37 डिग्री। अनुकूलतम होता है 32 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड। खरीफ की फसल शुष्क या सूखा वातावरण की फसल होती है जो बारिश के समय में होती है। तापमान है वो न्यूनतम होता है, कम से कम तापमान 15 डिग्री से 19 डिग्री होना चाहिए। अधिकतम तापमान है वो 37 डिग्री से 45 डिग्री होना चाहिए। और अनुकूलतम तापमान है वो 32 से 36 डिग्री होना चाहिए। और इसके एग्जाम्पल यहाँ लिख देते हैं। एग्जाम्पल बाजरा है, कपास है और मूंग मोट, जो भी हम खरीफ की फसल में बोते हैं वो उसके उदाहरण हैं। तो आगे चलते हैं। रबी की फसल ये क्या होती है? रबी की फसल, इसको अलग अलग तापमान में, अलग अलग समय में अलग अलग तापमान की आवश्यकता होती है। इसको पकते समय शुष्क तापमान की, पकते समय कौन से तापमान की? शुष्क वातावरण या शुष्क तापमान की, वातावरण लिख दो चाहिए तापमान लिख दो, वर्ण की आवश्यकता होती है पकते समय। और बोते समय कम तापमान की आवश्यकता होती है। बोते समय कम तापमान की आवश्यकता होती है।
और ये फसल जब पककर तैयार होती है तो उसे अधिक तापमान की आवश्यकता होती है। पककर तैयार होती है तो होने पर अधिक तापमान की आवश्यकता होती है। कि रबी की फसल में पकते समय शुष्क वातावरण की आवश्यकता होती है, बोते समय कम तापमान की आवश्यकता होती है, पककर तैयार होने पर अधिक तापमान की आवश्यकता होती है। तो हम बात करेंगे अब तापमान, कौन सी समय कौन सा तापमान होना चाहिए। तो तापमान हम लिखते हैं यहाँ पे, इसको हटाते हैं, यहाँ लिख देते हैं तापमान। इसमें भी न्यूनतम, अधिकतम और अनुकूलतम, न्यूनतम, अधिकतम और अनुकूलतम। न्यूनतम तापमान इसमें होना चाहिए 3 डिग्री सेंटीग्रेड से 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक। न्यूनतम तापमान कितना होना चाहिए? 3 डिग्री सेंटीग्रेड से 5 डिग्री सेंटीग्रेड। न्यूनतम होता है 3 डिग्री से 5 डिग्री सेंटीग्रेड, और अनुकूलतम होता है 21 डिग्री से 30 डिग्री, और अधिकतम होता है 31 से 37 डिग्री। तो हम 31 से 37 डिग्री तापमान की, अधिकतम तापमान की आवश्यकता होती है, और अनुकूलतम तापमान की होता है 31 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होना चाहिए रबी की फसल में। कि रबी की फसल में पकते समय शुष्क वातावरण की आवश्यकता होती है, बोते समय कम तापमान की आवश्यकता होती है। जो फसल पककर तैयार होने पर अधिक तापमान की आवश्यकता है, जिसे फसल अच्छी प्रकार से पक सके। और तापमान होता है वह न्यूनतम होना चाहिए 3 डिग्री सेंटीग्रेड से 5 डिग्री सेंटीग्रेड, अधिकतम होता है 31 डिग्री से 37 डिग्री सेंटीग्रेड, और अनुकूलतम होता है 21 डिग्री से 36 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान हो जाता है। और इसके एग्जाम्पल है सरसों है, गेहूँ है, और जौ है, चना है, और etc। तो अब हम बात करेंगे जायद की फसल के बारे में। कौन सी फसल? जायद की फसल। खरीफ की फसल हो गई, रबी की हो गई, अब आती है जायद। जायद की फसल। तीन नंबर, जायद की फसल क्या होती है? जायद की फसल होती है, इसको सूखा सहन करने की क्षमता होती है, जो उनाड़ू होती है। जायद की फसल में सूखा सहन करने की क्षमता होती है, और इसके अंदर हम खरबूज, तरबूज, ककड़ी और खीरा, ये हम जायद की फसल में उगाते हैं। ये हमारी हो गई ऋतुओं के आधार पर। ऋतुओं के आधार पर 3 प्रकार का वर्गीकरण होता है। खरीफ की फसल शुष्क वातावरण की आवश्यकता होती है, सूखी, जो बरसात के समय हम बोते हैं। तापमान होता है, न्यूनतम होना चाहिए 15 से 19 डिग्री सेंटीग्रेड, अधिकतम होना चाहिए 37 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड, अनुकूलतम होना चाहिए 32 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड। और एग्जाम्पल है बाजरा, कपास और मूंग। रबी की फसल है, जो पकते समय शुष्क वातावरण की आवश्यकता होती है, बोते समय कम तापमान की आवश्यकता होती है, पककर तैयार होने पर अधिक तापमान की आवश्यकता होती है। और इसमें तापमान होता है, वो होता है न्यूनतम 3 से 5 डिग्री, अधिकतम होना चाहिए 31 से 36 डिग्री, और अनुकूलतम होना चाहिए 21 से 36 डिग्री। और इसके एग्जाम्पल है सरसों, गेहूँ, जौ, चना और etc। जायद की फसल की बात करते हैं तो जायद की फसल को सूखा सहन करने की क्षमता होती है। इसमें हम खरबूज, तरबूज, ककड़ी और खीरा बोते हैं। अब चलेंगे हम आगे। यह हो गया हमें ऋतुओं के आधार पर वर्गीकरण। अब हम बात करेंगे आर्थिक वर्गीकरण। कौन सा वर्गीकरण? आर्थिक वर्गीकरण। ये क्या होता है? आर्थिक वर्गीकरण। आर्थिक वर्गीकरण। आर्थिक वर्गीकरण में हम बात करेंगे अनाज वाली फसलें।
अनाज वाली फसल, जिससे कौन सी फसल होती है जिससे हम अनाज प्राप्त करते हैं? गेहूँ, चावल, मक्का और बाजरा। ये कौन सी फसलें होती है? अनाज वाली फसलें होती है। 2 नंबर है दलहनी फसलें। कौन सी है? दलहनी फसलें, जिसमें प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। दलहनी फसलें में कौन सी मात्रा पाई जाती है? प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। इसमें आती है मूंग, मोट, उड़द और मसूर etc। ये होगी दलहनी फसलें। अब हम बात करेंगे तिलहनी फसलें। तिलहनी फसल में क्या क्या होता है? जिसमें तेल की मात्रा पाई जाती है। तेल की मात्रा पाई जाती है, वह कौन सी हो गई? तिलहनी फसलें हो गई। तिलहनी फसलें एग्जाम्पल कौन से इसके? सूरजमुखी, तिल और मूंगफली। ये मूंगफली है वो तिलहनी फसल है, इस बात का ध्यान रखें। कई बार पूछा जाता है कि मूंगफली है वो कौन सी फसल में आती है, तो वह तिलहनी फसल में आती है। और कुसुम, जिससे हम तेल निकाला जाता है। 3 नंबर 4 नंबर यहाँ पे लिख देते हैं रेशे वाली फसलें, जिससे हम रेशा प्राप्त करते हैं। ये होती है जिससे हम कपड़े बनाए जाते हैं। रेशे वाली फसलों से क्या बना देते हैं? कपड़े बनाया जाता है। कौन सी फसलें जिससे हम रेशा प्राप्त करते हैं? एक तो है कपास, पटसन और etc, जिसे हम रेशा प्राप्त करते हैं। अब हम बात करेंगे 5 नंबर शर्करा वाली फसल। शर्करा वाली फसलें, ये फसलें ग्लूकोज व शर्करा इसमें पाई जाती है। ग्लूकोज व शर्करा पाई जाती है। ग्लूकोज व शर्करा पाई जाती है और ये क्या होती है? मीठी होती है। कौन सी एग्जाम्पल? गन्ना और चकुंदर ये है जो शर्करा वाली फसलें होती है, जिसे ग्लूकोज व शर्करा पाई जाती है। 6 नंबर है चारा वाली फसलें। जिससे हम पशुओं के लिए केवल और केवल चारे के रूप में ही उगाया जाता है। केवल चारे के रूप में पशुओं को चारे के रूप में बोते हैं, वो होती चारे वाली फसलें। कौन सी आती है? बरसीम, नेपियर घास etc। ऐसे तो बहुत प्रकार की होती है। नेपियर घास और बरसीम etc, ये होती है चारे वाली फसलें। अब हम बात करेंगे 7 नंबर, यहाँ लिख दो, मसाले वाली फसलें। कौन सी फसलें? मसाले वाली फसलें, जिससे हम मसाले और औषधियाँ बनाई जाती है, जिनका उपयोग मसाले और औषधियाँ बनाने में किया जाता है। मसाला व औषधियाँ निर्माण में जो फसलें काम आ जाती है वो कौन सी है? जीरा है और क्या है? धनिया है, जिसे हम मसाला भी बनाया जाता है। मिर्च है, हल्दी है, सौंफ है, ये होती है मसाले वाली फसलें। तो हम आर्थिक वर्गीकरण में 7 प्रकार की फसलें होती है, जिसे यह है आर्थिक वर्गीकरण। आर्थिक वर्गीकरण में अनाज वाली फसलें में आता है, जिसे हम अनाज प्राप्त करते हैं गेहूं से, चावल से, मक्का और बाजरा और etc। ये होती है अनाज वाली फसलें।
दलहनी फसलें जो दाल बनाई जाती है जिसमें प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है, कौन सी होती है? एग्जाम्पल मूंग है, मोट है, उड़द है, मसूर है और इटीसी। तिलहन वाली फसलें जिससे हम तेल की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है, तेल निकाला जाता है, वह सूरजमुखी, तिल, मूंगफली और कुसुम और इटीसी। यह तिलहन वाली फसलें। रेशे वाली फसलें हैं कपड़े। रेशे से क्या बना जाता है? जिससे कपड़े बनाए जाते हैं, कपास है, पटसन है और इटीसी है। इसके बाद आती है शर्करा वाली फसलें। शर्करा वाली फसलों से ग्लूकोज व शर्करा पाई जाती है और मीठी होती है, जिसे गन्ना और चुकंदर बनाया जाता है। अब आती हैं चारा वाली फसलें। चारा वाली केवल चारे के रूप में बनाया जाता है, बरसी में नेपियर घास है और टीसी है। और 7 नंबर आती है मसाला वाली फसलें, जिसमें मसाला व औषधियाँ बनाई जाती है, जैसे जीरा है, धनिया है, मिर्च है, हल्दी है और सौंफ है। ये इस प्रकार से 7 प्रकार होती है, जिसे आर्थिक वर्गीकरण कहते हैं। अब चलते हैं हम आगे। अब हम होते हैं भूमि के उपयोग के आगे। भूमि के उपयोग के आधार पर वर्गीकरण, यह था आर्थिक वर्गीकरण कि भूमि के उपयोग के आधार पर किस प्रकार से हम इनका वर्गीकरण कर सकते हैं। भूमि के उपयोग के आधार पर वर्गीकरण। भूमि के उपयोग के आधार पर फसलों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया जाता है। भूमि के उपयोग के आधार पर वर्गीकरण 3 प्रकार से किया जाता है। कितने प्रकार से? 3 प्रकार रहते हैं इसके। जाता है भूमि के उपयोग के आधार पर। पहला नंबर है हल्की भूमि, भूमि के फसलें। हल्की भूमि की फसलें। 2 नंबर है भारी भूमि की फसलें। और 3 नंबर है मध्यम भूमि की फसलें। कि भूमि के आधार पर फसलों का वर्गीकरण 3 प्रकार से किया जाता है। हल्की भूमि की फसलें, भारी भूमि की फसलें और मध्यम भूमि की फसलें। अब हम बात करेंगे 1 नंबर हल्की भूमि की फसलें कौन कौन सी होती है। जिस भूमि में पोषक तत्वों की मात्रा कम हो और फसल पकने में कम समय लगते हैं, वह हल्की भूमि की। हल्की भूमि की फसलें कौन सी होती है? जिस भूमि में पोषक तत्वों की मात्रा कम होती है, कम हो और फसल पकने में कम समय लेती हो, वह होती है हल्की भूमि की फसलें। उदाहरण के लिए तिल, मूंगफली और बाजरा और तिल, मूंगफली और बाजरा, ये कम समय अवधि की फसलें हैं जिससे कम समय लगता है। हल्की भूमि का मतलब है जिस भूमि में पोषक तत्वों की मात्रा कम हो, फसल पकने में कम समय हो, वह होती है हल्की भूमि की फसलें। उस भूमि में हम ये फसलें उगा सकते हैं। तिल है, मूंग है, मूंगफली है, जो पकने में कम समय लेती हो। अब हम बात करेंगे भारी भूमि की फसलें। भारी भूमि की फसलें कौन सी होती है? जिस भूमि में पोषक तत्व, कार्बनिक मात्रा, जल उनकी आवश्यकता अधिक होती है, वह भारी भूमि की फसलें होती है। भारी भूमि की फसलें जिस भूमि में पोषक तत्व, कार्बनिक पदार्थ और पोषक तत्व, जल की आवश्यकता अधिक होती है, वह होती है भारी भूमि की फसलें। एग्जाम्पल है कपास है और धान है, यह है भारी भूमि की फसलें।
और इसमें समय अवधि ज़्यादा लगती है। भारी भूमि की फसलें में उनका पकने का समय, उनका समय वो ज़्यादा होता है, वह भारी भूमि की फसलें आती है। भारी भूमि की फसलें जिस भूमि में पोषक तत्व, कार्बनिक पदार्थ, जल की आवश्यकता अधिक होती है, वह भारी भूमि की फसलें कहलाती है। कपास है, धान है, इसको ज़्यादा समय लगता है। अब है मध्यम भूमि की फसलें। पोषक तत्व, कार्बनिक पदार्थ, जल जितनी मात्रा में हम दे सकते हैं वो होती है मध्यम भूमि की फसलें। मध्यम भूमि की फसलें में पोषक तत्व, कार्बनिक पदार्थ, पानी जितनी मात्रा में फसल को देते हैं, फसल को आवश्यकता होती है, उतनी मात्रा में होते हैं तो वह है मध्यम भूमि की फसलें। उदाहरण के लिए गेहूँ, यहाँ पे लिख देते हैं उदाहरण, गेहूँ है और सरसों है, गंवार है, सरसों है, गंवार है, जौ है और इटीसी। इस प्रकार की फसलें होती है, वह मध्यम भूमि की फसलें होती है। कि भूमि के उपयोग के आधार पर वर्गीकरण 3 प्रकार से किया जाता है: हल्की भूमि की फसलें, भारी भूमि की फसलें और मध्यम भूमि की फसलें। हल्की भूमि की फसलें जिस भूमि में पोषक तत्वों की मात्रा कम हो, फसल पकने में कम समय लेती हो, वह होती है हल्की भूमि की फसलें। तिल है, मूंग है, मूंगफली है और बाजरा है। भारी भूमि की फसलें जिस भूमि में पोषक तत्वों और कार्बनिक पदार्थ, जल की मात्रा अधिक हो, वह होती है भारी भूमि की फसलें, जैसे कपास है और धान है। मध्यम भूमि की फसलें में पोषक तत्व, कार्बनिक पदार्थ, पानी जितनी मात्रा में फसल की आवश्यकता होती है उसके हिसाब से हम देते हैं, वह है मध्यम भूमि की फसलें। उसमें होती है गेहूँ, सरसों, गंवार और जौ। ये होती है भूमि के उपयोग के आधार पर वर्गीकरण। आज हम फसलों का वर्गीकरण कर रहे हैं और इतना ही वर्गीकरण करेंगे। अगला टॉपिक कल अगले वीडियो में डालेंगे। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमारी आगे से आगे वीडियो को शेयर करें और जो भी एग्रीकल्चर के छात्र हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल पर जोड़ें। धन्यवाद।